नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक बाहर का डिस्कस करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे कर्नाटक सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी से संबंधित। दूसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है यूएपीए 1967 यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 से संबंधित। सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे डॉग्स और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट। एक आर्टिकल पहले भी डिस्कस किया था, ये थोड़ा अलग एस्पेक्ट्स प्रेजेंट करता है, तो इसे भी डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक एग्जांपल। एएसपी बलबीर सिंह तमिलनाडु में अभी एएसपी थे, ये अंबा समुद्रम डिस्ट्रिक्ट के। इनके ऊपर आरोप ये लगा कि एएसपी रहते हुए इन्होंने कस्टडी में टॉर्चर किया। मतलब ज़्यादा पुराने आईपीएस नहीं है, ये 2019 के बैच के हैं। ये क्या करते थे, मतलब जिसे कस्टडी में रखा जाता उसके दांत निकलवा दिया करते थे। मतलब इनके आदेश पर बहुत सारे तमिलनाडु के यूथ ने ये आरोप लगाया वहाँ पर अंबा समुद्रम डिस्ट्रिक्ट में कि हमारे दांत उखाड़ लिए गए प्लास की सहायता से, इनके आदेश पर। तो अभी इनको वैकेंसी रिजर्व में भेज दिया गया है और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो अगर जांच हो रही है। लेकिन देखो, ये वही वाली बात है कि आपके पावर मिलती है सिलेक्शन के बाद, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है बहुत बड़ी कि आप कानून के दायरे में रह के रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करोगे, कानून के अगेंस्ट जाके काम नहीं करोगे। अभी तो ये सिर्फ एएसपी हैं, एसपी भी नहीं बने हैं। 1-2 साल इनकी सर्विस को हुए हैं, 2-3 साल ज़्यादा से ज़्यादा। अभी से अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज़ ये करवा रहे हैं, तो जब एसपी बनेंगे तो किस प्रकार से कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, आप समझ सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कर्नाटक सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, किसी भी डेमोक्रेसी में ना सरकार के पास में बहुत सारी डिमांड्स आती हैं, बहुत सारे ग्रुप्स से। अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं किसी भी देश में। वो सारी कम्युनिटीज़ अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सरकार से डिमांड करती हैं कि हमें रिजर्वेशन दीजिए, हमें ये लाभ दीजिए, हमारे लिए ये स्कीम चलाइए। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है उन सभी डिमांड्स को एकोमोडेट करना या फिर एड्रेस करना। अगर हर एक डिमांड नहीं एड्रेस की जा सकती है तो प्रॉपरली कम्युनिकेट करना। यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। बट राइटर के अनुसार कर्नाटक में क्या हुआ है, कर्नाटक की सरकार ने 4% जो रिजर्वेशन मुस्लिम्स को मिला हुआ था ना, उसे तो स्ट्राइक डाउन कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। और इसकी जगह ना 2% रिजर्वेशन दे दिया गया दो कम्युनिटीज़ को। एक तो डोमिनेंट वोकालिगा कम्युनिटी और दूसरा वीर साइवा लिंगायत कम्युनिटी। इसके अलावा एक और बड़ा स्टेप जो कर्नाटक की सरकार के द्वारा उठाया गया है वो ये है, जो एससी कम्युनिटी है ना, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के अंदर इंटरनल कोटा का प्रोविज़न किया गया है। इंटरनल रिजर्वेशन क्या है, बेसिक्स के साथ बताता हूँ। पहले देखो, एससीज को कर्नाटक में रिजर्वेशन मिला हुआ था 15%, अब इसे इंक्रीज करके कर दिया गया है 17%। लेकिन एससी कम्युनिटी के अंदर जो 101 कास्ट है ना, माइक्रो में जाके कर्नाटक की सरकार ने यह डिफाइन कर दिया है कौन सी कास्ट के लिए कितना % रिजर्वेशन उपलब्ध होगा। जैसे क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है, 17% टोटल रिजर्वेशन है एससीज के लिए, तो इस 17% में से 6% जो है वो एससी लेफ्ट के लिए है, 5.5% एससी राइट के लिए है, 4.5% एससी टचेबल के लिए है और 1% एससी अदर्स के लिए है। एससी लेफ्ट के अंदर कुछ कास्ट आती हैं, एससी राइट के अंदर कुछ कास्ट आती हैं, एससी टचेबल के अंदर कुछ कास्ट आती हैं, और जो बची हुई कास्ट हैं एससी के अंदर, उनको 1%। समझ गए अब? यानी कोटा के अंदर कोटा 17% टोटल रिजर्वेशन है एससी कम्युनिटी के लिए, लेकिन वो 17% के अंदर भी कौन सी ऐसी कास्ट के लिए कितना % रिजर्वेशन उपलब्ध है वो भी डिफाइन कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है वो भी अब हम डिस्कस करेंगे।
यहां पर देखो एक चीज और बताना जरूरी है, मुस्लिम्स के लिए जो 4% रिजर्वेशन खत्म किया गया है ना, तो उनको ना अब ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में डाल दिया गया है। वो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की कैटेगरी में आकर कॉम्पिटिट करेंगे, फॉर्म भर सकेंगे। तो यहां पे ना मेनली दो इश्यूज हैं। पहला, मुस्लिम्स के लिए जो रिजर्वेशन खत्म किया गया है, दूसरा इंटरनल रिजर्वेशन इन एससी कम्युनिटी। तो मुस्लिम रिजर्वेशन का इशू पहले उठाते हैं। वैसे तो देखो ये बात सच है कि काफ़ी सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप धर्म के नाम पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते। रिलीजन एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता रिजर्वेशन देने के लिए। जब जब धर्म के नाम पे रिजर्वेशन दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन किया है। बी आर अंबेडकर ने भी यही कहा था कि रिजर्वेशन जो है वो कास्ट के नाम पे हो सकता है, लेकिन धर्म के नाम पे नहीं हो सकता है। लेकिन देखो राइटर ये बोलते हैं, अभी इस केस में कर्नाटक की बैकवर्ड कमीशन ने ना तो कोई ऐसी रिपोर्ट दी थी कि मुस्लिम्स के लिए अभी जो रिजर्वेशन है उसे खत्म कर दिया जाए, तो मुस्लिम्स को ना किसी दूसरी क्राइटेरिया के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता था, क्योंकि ये नहीं माना जा सकता कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी लोग हैं अब उनका एडवांसमेंट हो चुका है, तो उनको बैकवर्ड क्लास में डाला जा सकता था और बैकवर्ड क्लास में डाल के उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जा सकता था, ऐसा राइटर का मानना है। अब इसके बाद राइटर एक बात ये बोलते हैं, 2015 में ना महाराष्ट्र की सरकार ने भी मुस्लिम्स के लिए 5% कोटा को खत्म कर दिया गया था। जब जब मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया गया है, बीजेपी समेत कुछ दूसरी पार्टीज ने यह कह के विरोध किया है ये माइनॉरिटी अपीजमेंट है। जैसे कर्नाटक में रिजर्वेशन दिया गया था 1995 में, तो बीजेपी ने कहा था कि ये माइनॉरिटी को खुश करने की कोशिश है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब यहां पर देख लीजिए कि संविधान जो है वो धर्म के नाम पे रिजर्वेशन नहीं अलाउ करता। काफी सारे जुडिशियल वर्डिक्ट्स भी हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि मुस्लिम्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके बैकवर्ड क्लास में डाल के रिजर्वेशन दे देना चाहिए था। ऐसा पहले बहुत सारे स्टेट्स ने किया भी है। अब देखो ये तो बात हुई मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात। दूसरा इशू है इंटरनल रिजर्वेशन इन एससी कम्युनिटी। जो एससी कम्युनिटी के अंदर रिजर्वेशन को 15% से 17% बढ़ा दिया गया, फिर 101 कास्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डाल के उनके लिए अलग अलग परसेंटेज डिफाइन कर दी गई, यानी सब कैटेगराइजेशन कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि देखो आरोप लग रहा था कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं एससी कैटेगरी के अंदर, उनको ही रिजर्वेशन का ज़्यादा लाभ मिला है, उनको ही ज़्यादा जॉब्स मिली हैं, उनको ही ज़्यादा एडमिशन्स मिले हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जबकि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं ऐसी कैटेगरी के अंदर जिनको रिजर्वेशन का उचित लाभ नहीं मिल पाया है, अवेयरनेस की कमी की वजह से या फिर दूसरे रीजंस की वजह से। लेकिन अब इंटरनल रिजर्वेशन जो मिलेगा ना एससी कम्युनिटी के अंदर, तो इक्वल लाभ हो सकेगा अलग अलग कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन का। अनइक्वल बेनिफिट्स नहीं होंगे, इक्वल बेनिफिट्स होंगे। तो इसका फायदा यह होगा वो ऐसी कम्युनिटीज जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, अब उनको भी रिजर्वेशन का लाभ मिलने लगेगा। और डोमिनेंट ऐसी कम्युनिटी या फिर अमीर जो लोग हैं ऐसी कम्युनिटी के अंदर, वो पूरा का पूरा जो रिजर्वेशन है उस पर मतलब उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे। बाकी जो पिछड़ी हुई ऐसी कम्युनिटीज हैं जो गरीब हैं वो भी उठा सकेंगे। लेकिन देखो इसमें दिक्कत पता क्या है? इसमें दिक्कत देखो एक ये है, जैसे एससी लेफ्ट को मिला है 6%, एससी राइट को मिला है 5.5%। अब कल को एससी लेफ्ट में भी काफ़ी सारी जो एससी कम्युनिटीज़ हैं ना, वो बोल दें कि इस कैटेगरी में भी कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको ज़्यादा लाभ हो रहा है और कुछ कास्ट को कम लाभ हो रहा है, तो फिर फर्दर डिमांड उठने लगेगी कि आप और ज़्यादा कैटेगराइजेशन कीजिए, यानी एससी लेफ्ट और एससी राइट के अंदर भी कैटेगराइजेशन कीजिए। तो फिर देखो कब तक कैटेगराइजेशन चलेगा? ऐसे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाएगा। तो ये दिक्कत है। अंत में राइटर ये बोलते हैं,
देखो, रिजर्वेशन शुरुआत में कम समय के लिए दिया गया था। समय समय पे असेसमेंट करना तो जरूरी है, ये बात सच है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट नीडी लोगों तक पहुंचे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, पॉलिटिक्स के चलते नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आप पॉलिटिक्स में फायदा कमाना चाहते हो, इस वजह से इलेक्शन से पहले आपने जाते जाते ये काम कर दिया। अगर ऐसे माइंडसेट के साथ आप रिजर्वेशन पॉलिसी में रिफॉर्म लाओगे या फिर चेंजेस करने की कोशिश करोगे तो वो आउटकम अच्छी नहीं आएगी। मतलब ऑब्जेक्टिविटी के साथ में रिजर्वेशन पॉलिसी में बदलाव आने चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स में अपने गोल्स को सिद्ध करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कर्नाटक में रिजर्वेशन पॉलिसी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, अरूप भुयान वर्सेस स्टेट ऑफ असम होम डिपार्टमेंट, ये केस का नाम है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ना हाल ही में एक आदेश दिया, एक वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, अगर इंडिया में कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया हुआ है इस एक्ट के अंतर्गत, जिनसे देश की यूनिटी और सोवरेनिटी को खतरा है। फॉर एग्जांपल लश्कर-ए-तोयबा, अल-कायदा, उल्फा, जो असम में इंसर्जेंसी एक्टिविटीज कैरी आउट करती हैं। तो ऐसी ना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, शायद 43 के आसपास बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो वर्डिक्ट ये है, अगर कोई पर्सन इन बैंड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर पाया जाता है तो भी उसे एक अपराध माना जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। 1967 के एक्ट के अंतर्गत बैन हुई ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर मिलता है तो वो एक प्रकार का अपराध है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया है ना, ये 2011 के वर्डिक्ट के खिलाफ है। 2011 के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, सिर्फ बैन हुई ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप होना अपराध नहीं हो सकता। यह साबित होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन बैन हुई है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को स्प्रेड करने में मेंबर जो है वो काम कर रहा था। समझ गए? मतलब यह साबित होना चाहिए कि मेंबरशिप एक्टिव थी। मेंबरशिप इस प्रकार की थी कि ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित एक्टिविटीज मेंबर कैरी आउट कर रहा था, एक्टिव था, तभी वो अपराध माना जाए, ना कि पैसिव मेंबरशिप होने पर भी। पैसिव मेंबरशिप मतलब बस मेंबर बन गए, कभी पास्ट में याद भी नहीं है कब, उसके अलावा कभी कुछ भी नहीं किया, तो ऐसे मेंबर्स को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह कंसेप्ट था 2011 के वर्डिक्ट के अनुसार, एक्टिव मेंबरशिप वर्सेस पैसिव मेंबरशिप। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट वर्डिक्ट में यह बोला है, मेंबरशिप होना ही अपने आप में अपराध है, चाहे वो एक्टिव हो या फिर ना हो। वैसे आगे बढ़े उससे पहले इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं। 1967 में पास हुआ था। इस एक्ट में बोला गया है, अनलॉफुल एसोसिएशन, अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन वो है जो ऐसी एक्टिविटीज में संलिप्त होती हैं जो भारत की इंटीग्रिटी या फिर सोवरेनिटी के अगेंस्ट हो। ये देश के सिटीजन्स पर तो लागू होता ही है, इवन वो सिटीजन्स जो बाहर विदेश में रहते हैं, वो पर्सन्स ऐसे शिप्स या एयरक्राफ्ट पर हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, उन पर भी ये कानून लागू होता है। इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर सकती है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म में संलिप्त होती है, टेररिज्म के लिए प्रिपरेशन करती है, टेररिज्म को प्रमोट करती है, या फिर दूसरे किसी भी तरीके से टेररिज्म में इन्वॉल्व होती है। 2019 में अमेंडमेंट की सहायता से सरकार के पास ये पावर आई थी कि वो किसी भी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकती हैं इस एक्ट के अंतर्गत। पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने की पावर थी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करने की पावर थी, लेकिन 2019 में किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डेजिग्नेट करने की पावर आ गई सरकार के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। अब दिक्कत पता क्या है? लेटेस्ट वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग दिक्कत यह है कि देखो, पैसिव मेंबरशिप ना
पहली तो बात पता कैसे लगेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन बैन ही हो चुकी है तो कैसे पता लगेगा कि वो कोई पर्सन जो है वो मेंबर था या नहीं? एक्टिविटी से तो पता लगेगा ना, हर काम लिखित में तो होता नहीं है। अब किसी को पकड़ा है इस आरोप में कि ये बैन हुई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, फॉर एग्जांपल अलकायदा का या फिर लश्कर तोयबा का मेंबर है, अब उसकी एक्टिविटीज पता लगेंगी कि ये अलकायदा के लिए काम कर रहा था, ये काम कर रहा था। अगर कुछ काम कर रहा था तो इसका मतलब वो एक्टिव मेंबरशिप है। पैसिव मेंबरशिप का पता कैसे लगेगा? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो बैन है। अब बैन हुई ऑर्गेनाइजेशन कोई खुलेआम तो काम करती नहीं है और रिटर्न में भी कोई काम नहीं होता है। तो कोई पर्सन काम कर रहा था किसी बैन हुई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो एक सबूत है कि एक्टिव मेंबरशिप थी उसकी। पहला एस्पेक्ट ये है। इसके बाद दूसरा एस्पेक्ट ये है, ये राइट टू फॉर्म जो एसोसिएशन है ना, ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। समझ गए? राइट टू फॉर्म यूनियन या फिर एसोसिएशन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। वैसे फंडामेंटल राइट है लेकिन एक्सेप्शंस हैं। इसी में बोला गया है कि स्टेट के द्वारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये दूसरा एस्पेक्ट है। इसके बाद गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये है, देखो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल करार दिया जाता है ना 1967 के इस एक्ट में, तो ना पूरा मौका दिया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन को कि आप जुडिशरी के पास में अपील फाइल कर सकते हो, अपने एम्स को जस्टिफाई कर सकते हो कि वो देश के इंटीग्रिटी या फिर यूनिटी के अगेंस्ट नहीं है, बता सकते हो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अनलॉफुल नहीं है। अगर देखो जुडिशरी के टेस्ट से फेल होने के बाद भी कोई पर्सन फिर बैन हुई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है तो इसका मतलब उसकी इंटेंशन ठीक नहीं थी। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, 2011 का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था ना, 2 प्रकार की मेंबरशिप होती है, एक एक्टिव दूसरा पैसिव। ये वर्डिक्ट यूएस कोर्ट की जजमेंट के आधार पे था। यूएस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी ऐसी, एक्टिव और पैसिव मेंबरशिप। बट सरकार का ये कहना है कि आप यूएस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे डिपेंड नहीं हो सकते। यूएस में सिचुएशन अलग है, इंडिया में सिचुएशन अलग है। इंडिया में आर्टिकल 19 सेक्शन 4 एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का प्रोविजन है इंडिया में, जबकि यूएस में एसोसिएशन को ज़्यादा तवज्जो दी गई है और इंडिया में सिचुएशन अलग है। साफ तौर पर सरकार यही बोलना चाहती है। अब अगेंस्ट में कुछ बात करें, राइटर बोलते हैं देखो इंटेंशन साफ होना जरूरी है। अब मान लीजिए कोई किसी को फंसाने के लिए झूठा साइन करवा ले या फिर जानबूझ के ऐसे सबूत प्लेस कर दे कि ये मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसे में तो उस पर तो कार्रवाई हो जाएगी ना जिसको झूठा फंसाया गया है। तो इंटेंशन एक्टिविटीज़ का पता होना जरूरी है कि इसने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक्टिविटी की है, कोशिश की है बैन हुई ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को स्प्रेड करने की, तब तो सज़ा मिले। लेकिन सिर्फ मेंबरशिप का होना, हो सकता है कि वो मेंबरशिप उसको पता ही ना हो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप है। मतलब कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता ना कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बैन हो चुकी हैं, तो फिर ऐसे में उसने बैन हुई ऑर्गेनाइजेशन को गलती से ज्वाइन कर लिया, वो अनअवेयर था, फिर उस पर कार्रवाई होना ये तो गलत है। राइटर बोलते हैं ये लिबरल डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट है। तीसरा आर्गुमेंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया, पता कैसे लगेगा बैन हुई ऑर्गेनाइजेशन का ये मेंबर है या फिर नहीं है, पता कैसे लगेगा? एक्टिविटी से ही तो पता लगेगा ना, क्योंकि बैन हुई ऑर्गेनाइजेशन खुलेआम मेंबरशिप कैंपेन तो चला नहीं रही होगी। कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, देखो अलग अलग देश या फिर अलग अलग देशों में अलग अलग जो प्रोविंसेस है ना, वो एक चीज से एक चैलेंज को फेस कर रहे हैं कि टेररिज्म, टेररिस्ट एक्ट, टेररिस्ट ग्रुप, इन सब की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। इवन टेररिज्म के ऊपर जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन हुई थी 1996 में, उसमें इंडिया ने ये कोशिश की थी कि टेररिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन आ जाए, लेकिन अभी तक पूरे वर्ल्ड में ना इस पर सहमति नहीं है। इसीलिए ये अलग अलग वर्डिक्ट्स आते हैं अलग अलग देशों में कोर्ट्स के। इंडिया में भी पहले 2011 में अलग वर्डिक्ट था, अभी उसके अगेंस्ट वर्डिक्ट आया है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया यूएपीए 1967 एक्ट से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो डॉग्स और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट से संबंधित है।
ये देखो इशू हमने पहले भी पिक किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, हमने वहाँ से डिस्कस किया था, जिसमें राइटर बोल रहे थे कि स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए डॉग्स का और स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए कि एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जगह जगह जो साइट्स हैं वहाँ पे सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स पलें, इसके अलावा नहीं। और जो इररिस्पॉन्सिबल ढंग से कोई भी कहीं भी डॉग्स को खाना दे देता है उस पर बैन लगाया जाए, ये सारी बातें उन्होंने बोली थी। तो आज इस आर्टिकल में मेनका गांधी जो एनिमल्स के लिए काम करती रहती हैं, बीजेपी की सांसद भी हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। वो कहती हैं देखो 25,000 सालों से डॉग्स और ह्यूमन बींग्स जो है वो साथ साथ रहते आए हैं। डॉग्स ह्यूमन बींग्स को सिक्योरिटी देते हैं, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लॉयल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। बट अब ना डॉग्स के प्रति इनटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न भी है। रीज़न ये है कि पिछले काफ़ी समय से ऐसी खबरें आई हैं, डॉग्स ने बच्चों को काट लिया, रेबीज़ के केस बढ़ते जा रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा दावा है। तो इस वजह से राइटर ये कहती है ना सिर्फ डॉग्स के अगेंस्ट बल्कि कैट्स, काउस, बर्ड्स, दूसरी क्रिएचर्स के अगेंस्ट भी इंटॉलरेंस बढ़ रही है। देखो जो लोग डॉग्स को सहन नहीं कर पाते वो इवन दूसरे ह्यूमन बींग्स को भी नहीं सहन कर पाते होंगे अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, ऐसा राइटर का कहना है। तो उनके जो दावे हैं ना, मतलब मेनका गांधी जो आर्गुमेंट्स देती है ना इस आर्टिकल में, थोड़े अलग किस्म के हैं। हैदराबाद का एक केस काफ़ी सुर्खियों में आया था जिसमें एक बच्चे को काट लिया था डॉग ने। तो राइटर ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि देखो वो बच्चा ना चिढ़ा रहा था, डॉग्स को तंग करता था, ऐसे सबूत हैं, इसी वजह से डॉग्स एग्रेसिव हुए। अगर देखो डॉग्स को पूरी तरह से मार दिया जाएगा या फिर स्टेरिलाइज कर दिया जाएगा, उनकी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर एक वैक्यूम क्रिएट होगा तो कोई ना कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म तो उसे फिल करेगा ना, तो चूहों की संख्या बढ़ जाएगी या फिर दूसरे चूहों से संबंधित जो एनिमल्स हैं ना उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ऐसा पास्ट में हुआ भी है। जैसे 1665 में ना लंदन में एक प्लेग आ गया था, बहुत सारे चूहे बढ़ गए थे। तो उस समय ना हुआ क्या था, उससे पहले प्लेग से पहले 2.5 लाख डॉग्स एंड कैट्स को मार दिया गया था। तो ये एक बड़ा रीज़न था प्लेग आने का 1665 में लंदन में। तो आप डॉग्स को मारोगे, उनको स्टेरिलाइज करोगे, उनकी संख्या को कम करोगे, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और उसे किसी ना किसी दूसरे एनिमल के द्वारा, दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा फील किया जाएगा। इसके बाद राइटर ये कहती हैं देखो डॉग्स की संख्या को स्टेबलाइज करने के लिए ना एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स ABC रूल्स 2001 हैं, जिनको रेकमेंड किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा, ताकि डॉग पॉपुलेशन में डिक्लाइन लाया जा सके। और इसके साथ ही रेबीज़ के जो केसेस हैं या फिर डॉग्स में एग्रेशन के जो केसेस हैं उन्हें कम किया जा सके। बट दिक्कत यह है लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा ABC रूल्स को यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। कई बार स्टाफ नहीं होता, कई बार बजट नहीं होता, या फिर प्रैक्टिसेस इनएफिशिएंट रहती हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, मॉनिटरिंग ढंग से नहीं होती। इसलिए पिछले 2 दशकों में इन गाइडलाइंस को ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अब राइटर खुद अपने ढंग से कुछ सजेशंस देती हैं। जैसे देखो नेटिव जो डॉग्स हैं ना, देसी कुत्ते हैं, उन्हें अडॉप्ट किया जाए। अब बहुत से लोग करते क्या हैं, कुत्ता तो पालते हैं लेकिन जो विदेशी ब्रीड्स हैं ना कुत्तों की, उन्हें अडॉप्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन देसी जो कुत्ते हैं उन्हें बहुत कम लोग अडॉप्ट करते हैं। अगर देखो जो विदेशी डॉग्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है ना, वो इंडिया के इन्वायरमेंट में ज़्यादा, इंडिया के एटमॉस्फेयर को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, ज़्यादा सालों तक वो सस्टेन नहीं कर पाते। बट जो देसी डॉग्स होते हैं ना, जो गली के कुत्ते यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, वो इंडिया के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अच्छे ढंग से सर्वाइव कर पाते हैं। इसके बाद राइटर एक बात ये बोलती हैं कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं ना, उनके चीफ के पास ज़्यादा पावर तो होती नहीं बिजली पानी की, तो उनका ना एक ही चीज़ पे बस चलता है, किसी गार्ड लगा दिया जाए गेट पे और उसे ऑर्डर दे दिया जाए कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए, और फिर वो गार्ड जो है वो अपना गुस्सा कई बार कुत्तों पे निकालता है। मतलब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की पॉलिटिक्स भी जिम्मेदार है डॉग्स या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर जो अत्याचार होता है इसके लिए। और लास्ट चीज़ देखो, डॉग्स को मारना, उनको यूथनेशिया देना, ये मोरालिटी के भी अगेंस्ट है। मानव सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है, मतलब सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर है इस धरती में, इस यूनिवर्स में, मतलब जहाँ तक हमें अभी तक पता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो अर्थ है वो बाकी एनिमल्स के लिए नहीं है, बाकी क्रिएचर्स के लिए नहीं है। तो वन अर्थ का जो कंसेप्ट है कि अर्थ सबके लिए है। वैसे देखो, आर्टिकल को मैं समाप्त करूं, एक इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल आया था, उसमें यह कहा गया था कि अगर कंट्रोल्ड स्टेरिलाइजेशन आप करोगे ना, मतलब किसी एक एरिया की पहचान करो जहां पे जो कुत्ते रहते हैं, पहचान करके उनकी स्टेरिलाइजेशन करो, तो ना उस जगह पर उनका स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा और उस एरिया में दूसरे कुत्ते बाहर के नहीं आ सकेंगे। तो जब स्टेरिलाइजेशन हो सकेगा ना, तो काफ़ी सारी काटने की जो एक्टिविटीज़ है ना, कुत्ते बच्चे को काट लेते हैं, उन एक्टिविटीज़ पे अपने आप लगाम लग जाएगा। क्योंकि आमतौर पर जो ये कुत्ते बच्चों को काटते हैं, कैसी सिचुएशन में काटते हैं, जब देखें उनको बच्चे को कोई तंग करे तब काटते हैं, या फिर वो एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढने के चक्कर में नहीं मिलती रिप्रोडक्शन करने के लिए, तब वो एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन स्टेरिलाइजेशन होने के बाद में ये दिक्कतें नहीं आएंगी। स्टेरिलाइजेशन होने के बाद में ना तो उनके बच्चे होंगे और तो वो एग्रेसिव नहीं होंगे बच्चों को तंग करने के चक्कर में, और ना ही रिप्रोडक्शन के लिए एग्रेसिव महसूस करेंगे। तब जाके उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और वो काटेंगे भी नहीं। मतलब अलग अलग सजेशंस है कैसे डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आज 3 इश्यूज हमने डिस्कस किए। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।